हाँ हेलो दोस्तों, वीके परिवर्तन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg मतलब पारा, सोना और चांदी, है ना। धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में या घटते हुए क्रम में बनाई गई श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में धातु क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। हम लोग इसे इसलिए पढ़ रहे हैं, अगर हमें पढ़ना है विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया तभी समझ सकते हैं जब हमें सक्रियता श्रेणी का ज्ञान है। विस्थापन अभिक्रिया को अगर हम बोले एकल विस्थापन अभिक्रिया, तभी कोई दिक्कत नहीं। धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में लिखने से जो ये श्रेणी प्राप्त होती है, उसी श्रेणी को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं, है ना। पोटेशियम सोडियम से अधिक क्रियाशील धातु है, सोडियम कैल्शियम से, अर्थात हम लोग समझने का प्रयास करें, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस, पीबी, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg में से पोटेशियम सबसे अधिक, और सबसे कम है यही। ये आपकी परीक्षाओं में काफी पूछा जाता है। अभी इस समय रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा हो रही है, उसमें इससे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग तैयार करें। उस परीक्षा में अगर बैठे तो देखिए, इससे क्वेश्चन आने वाला ही होगा। देखिए बच्चों, अब हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए विस्थापन अभिक्रिया का रहा, जब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक या आयन में से विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे आप समझिए, फेरस जो है कॉपर सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया करता है, समझने का प्रयास करें। जब फेरस की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं, तो फेरस और कॉपर, फेरस माय डियर यहाँ है और जो कॉपर है यहाँ है। फेरस की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है, तो फेरस इसके यौगिक में से इसे प्रतिस्थापित करके इसका स्थान ले लेगा। यहां बनाएगा फेरस सल्फेट और कॉपर धातु इधर मुक्त हो जाएगी, कॉपर धातु जो है मुक्त हो जाएगी। हम लोग कह सकते हैं कि जब अधिक क्रियाशील धातु, जब अधिक क्रियाशील धातु किसी दूसरे यौगिक में से कम क्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर उसका स्थान ले लेता है, या उसका स्थान ले लेता है, उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। कर नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब अधिक क्रियाशील धातु किसी दूसरे यौगिक में से
कम क्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर नए यौगिक, फेरस सल्फेट नए यौगिक है, नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहले एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों एक बार और समझते हैं। जब अधिक क्रियाशील धातु, यहाँ धातु होनी चाहिए, जब अधिक क्रियाशील धातु किसी दूसरे यौगिक में से कम क्रियाशील धातु को, जैसे कॉपर की क्रियाशीलता फेरस से कम है, को प्रतिस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण करके नए यौगिक का निर्माण करता है ना, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक जो है हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा, जिंक जब हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा, जिंक की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक है, तो जिंक इसका स्थान ले लेगा, तो Zn बनाएगा। एक बात का ध्यान देना है, Zn होता प्लस प्लस, सल्फेट होता माइनस माइनस। जब दो तत्वों को पास पास लिखते हैं तो इसमें होता क्या है माय डियर, इसकी संयोजकता उसके नीचे और इसकी संयोजकता इसके नीचे, और ये SO4 था, बराबर संयोजकता लिखी नहीं जाती, इसलिए जिंक सल्फेट है ना। और क्या मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। ओके बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके आयनों के आदान प्रदान से नए यौगिक का निर्माण होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। जैसे सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करती है, BaCl2 के साथ। ये सोडियम इसका स्थान ले लेता, तो बनाता क्या है, सोडियम क्लोराइड, और यहां से हमारे पास ये बेरियम यहां चला जाएगा, ये बनाएगा बेरियम सल्फेट, है ना। तो अब यहां देखिए सोडियम 1 है, यहां 2, तो 2 का गुणा कर देंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित भी हो गई है। इनके देखिए आयनों के, सोडियम और बेरियम के आपस में अदला बदली होकर के नए यौगिकों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दो आयनों के आदान प्रदान से नए यौगिक का निर्माण होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनाता है। और रासायनिक अभिक्रिया लिखना है तो आप लिख सकते हैं, एक हमें समझना अवक्षेप अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेप अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण कहते हैं। तो थोड़ा सा नोट में लिखिए। चलिए हम दो बातों को समझेंगे। इसके अलावा आप पढ़े होंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया और एक चीज आप पढ़े होंगे अपघटन अभिक्रिया। बात को हमारे समझिए।
वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया एक दूसरे के समानार्थी है, इनकी परिभाषा है। इसमें भी जब कोई एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। जब कोई एकल उत्पाद ऊष्मा के प्रभाव से वियोजित हो जाता, अलग हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। वियोजन और अपघटन अभिक्रिया में मुख्य अंतर क्या है? वियोजन अभिक्रिया उत्क्रमणी होती है। उत्क्रमणी अभिक्रिया क्या होती है? वह एक ही दिशा में संपन्न होती है, कि दोनों दिशा में संपन्न होती है, दोनों दिशा में। लेकिन अनुत्क्रमणी अभिक्रिया केवल एक दिशा में संभव हो पाती, वो भी अग्र दिशा में। ये हमारी अनुत्क्रमणी अभिक्रिया होती है, अनुत्क्रमणी, है ना। तो आप समझ गए, वियोजन अभिक्रिया उत्क्रमणी होती है और अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणी, है ना। इसे नोट कर लीजिए, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है।